जय हिंद, नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में खुश, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आपका एजुकेटर गौरव आर धनिक एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है एडु ज्ञान, जहाँ आप सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि सीखते भी हैं। तो बच्चों, बिना देर करे सब्सक्रिप्शन बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। So students, I welcome you in the online educational platform organized by your देवस्य इंटरनेशनल स्कूल। तो बच्चों, सबसे पहले तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी ने हमारे द्वारा बनाए गए पिछले वीडियोस को देखा, सराहा, अपनी राय रखी, और यही राय, यही आपका जो रिलेशन है, हम भविष्य में भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ बनाए रखें। और जो भी आपको ठीक लगता है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कोई अच्छा सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करिए। तो बच्चों, एज यू ऑल नो दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ पार्ट, ठीक है, द फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। सो शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सभी लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन द लास्ट वीडियो, विच मीन्स द थर्ड पार्ट, हमने तीसरे पार्ट में देखा था कि कैसे प्रीएम्बल का जो फर्स्ट पिलर है, डेमोक्रेसी, वो क्या है और कैसे काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं उसके अंतिम दो पिलर्स के बारे में, यानी उन दो चीज़ों के बारे में जो प्रीएम्बल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, यानी महत्व रखती है। तो बच्चों, दूसरा जो पिलर है वो है सोशलिस्टिक, ठीक है, समाजवाद। आखिर ये समाजवाद है क्या और भारत में ये आया कहाँ से? अब आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब भारत ने 1950 में संविधान बनाया तो उसमें सोशलिस्टिक नाम का कोई भी वर्ड नहीं था, ठीक है। ये वर्ड कहाँ से आया? साल था 1976, यानी 1976, 42वां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आई होप सबको याद होगा अमेंडमेंट क्या होता है, ठीक है। अमेंडमेंट मीन्स बदलाव, संविधान में चेंज। अगर आपको ऐसा लगता है, किसी सरकार को ऐसा लगता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लॉ है, कोई पॉलिसी है, वो आउटडेटेड हो गई है, आउटडेटेड हो गई है मतलब पुरानी हो गई है, या उसे बदलने की ज़रूरत है, या उससे कोई फ़ायदा नहीं है, या उससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है, अगर ऐसी स्थिति होती है तो सरकार क्या करती है? अमेंडमेंट करती है। क्या होता है अमेंडमेंट? संविधान में बदलाव करती है। कैसे करती है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल पास किया जाता है, और जब ये बिल पास होता है तब जाकर अमेंडमेंट होता है। तो ऐसा कई बार हो चुका है भारत में, लेकिन जब 42वीं बार हुआ था, यानी 42nd टाइम इंडिया में अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो उस अमेंडमेंट में इस वर्ड को, सोशलिस्ट वर्ड को, भारतीय संविधान में और भारतीय प्रीएम्बल में जोड़ दिया गया था। तो बच्चों, ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है हमको कि भाई सोशलिस्ट वर्ड है वो कब आया? 42nd अमेंडमेंट में, ये याद रखना, साल था 1976। पॉइंट सेकंड आपको बताता है कि द मोस्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शोज द सोशल रेवोल्यूशन। बच्चों, सोशल रेवोल्यूशन यानी सामाजिक क्रांति। भारत हमेशा से, आप देख सकते हैं हमारा इतिहास, कहीं ना कहीं हम जो है, हमारे ऊपर किसी ना किसी का शासन रहा है, ठीक है। चाहे आप मुग़लों की बात करें, तुर्कों की बात करें, अफ़गानियों की बात करें, यूरोपियन लोगों की बात करें, जिसमें आप ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज़ लोगों की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत है वो इन सारी मुश्किलों से बाहर निकला है, ठीक है, अपने आप को बाहर निकाला है। कैसे निकाला है? सामाजिक क्रांति से, ठीक है। यानी हमारा समाज इतना मजबूत है, और जिसने 200 साल पुराने ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन को भी उखाड़ फेंका, विच ब्रॉट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। और उसी के बाद 1950 के बाद भारत में सामाजिक और आर्थिक समानताएं स्थापित हुई, यानी भारत में सभी को समान दर्जा मिला सामाजिक तौर पर, यानी सबके धर्म बराबर होंगे, सब एक दूसरे को इज्जत की नज़र से देखेंगे, रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेंगे, और राइट्स जो होंगे, यानी अधिकार जो होंगे, वो भी सबको बराबर मिलेंगे, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो या फिर आर्थिक तौर पर। आर्थिक मतलब यहाँ पर बच्चों ये हो जाता है कि अगर किसी एक हम यहाँ पैसे की बात कर रहे हैं, यानी अगर किसी एक व्यक्ति को
कोई सैलरी जितनी मिल रही है और उसी पोस्ट पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, वो किसी और धर्म का है, तो उसको भी उतनी ही सैलरी मिलेगी। तो इन शॉर्ट मतलब ये है कि किसी के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। यही सारी चीज़ें हमारे संविधान में हमको देखने को मिलती है। सेकंड, ये वेलफेयर के लिए काम करता है। वेलफेयर के लिए काम करता है मतलब क्या करता है? कल्याण के लिए काम करता है। ये सिर्फ ये देखता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी से अच्छी सर्विसेज पहुँचे और लोगों का भला हो। हमारे संविधान का एम यही है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये पता चल रहा है हमको कि जो प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्टिक है, ठीक है, यानी जो वर्ड जो ऐड किया गया है, इसका जो पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर सोशल और इकोनॉमिकल चीज़ें तो पहले से थी, तीसरी एक और चीज़ इसमें ऐड कर दी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी राजनीतिक समानताएं। अब राजनीतिक समानताएं क्या हो गई कि जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, वो अपनी पावर्स को हेरिडेटरी नहीं चला सकते। ठीक है, हेरिडेटरी नहीं चला सकते मतलब उनके बाद उनका बेटा उनकी गद्दी पर नहीं बैठ सकता, जैसे आज से पहले इतिहास में होता था। ठीक है, यानी यहाँ जो पावर है वो किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है। समझ रहे बच्चों? तो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर, सबको समान अधिकार है, सबको इक्वालिटी है। और जो पावरफुल लोग हैं वो कौन है? वो है सिटीजन। और ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसी प्रियम्बल में। सो इट इज़ नाउ ओवर रिगार्डेड एज अ प्राइम फीचर्स ऑफ द स्टेट्स। आपने देखा, हमने बात भी की थी पिछले वीडियो में कि हमारे भारत में अलग अलग स्टेट्स हैं, काफ़ी सारे राज्य हैं। ठीक है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ बहुत ही छोटे हैं, लेकिन जो अधिकार हैं वो सब में बराबर हैं। सबको एक अधिकार मिलता है, समान दृष्टि से सबको देखा जाता है और सबकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है, ठीक है, जितनी दूसरे की। इट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट ऑफ इंडिया इज कमिटेड विद द सिक्योर्स देन सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ ऑल पीपल। यानी कहीं ना कहीं जो भारत के अंदर संविधान है वो क्या बताता है कि भाई भारत में रहने वाले लोगों को सामाजिक तौर पर यानी सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर यानी पैसे के लेवल पर, और पॉलिटिकल लेवल पर यानी राजनीति के लेवल पर जो भी इंसाफ की दरकार है, जस्टिस चाहिए, वो मिलेगा। ठीक है, यानी अगर कुछ गलत होता है तो जो लोग हैं वो इसकी शिकायत कर सकते हैं और जो गलत इंसान होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारे संविधान में लिखा है। उसके बाद पॉइंट 6 आप देख सकते हैं, इंडिया स्टैंड्स फॉर एबॉलिशिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि भारत में ऐतिहासिक समय से जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो प्रताड़ना है, वो काफ़ी रही है। चाहे आप हमारी कुरीतियों की बात करें, जिसमें हम सती प्रथा की बात करते हैं, दूध पीती की बात करते हैं, ठीक है, देन कास्टिज़म की बात करते हैं। ये सब चीज़ क्या है? ये एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है बच्चों। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? मतलब आप सभी ने ये वर्ड सुना हुआ है, ठीक है, प्रताड़ित करना, किसी को मेंटली या फिजिकली हैरेस करना, ठीक है, उसे दुख देना, उसे क्षति पहुँचाना। तो भारत में यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भाई ये सब अबॉलिश करो। अबॉलिश मीन्स खत्म, डिस्ट्रॉय, वैनिश, खत्म करना है। क्या खत्म करना है? एक्सप्लॉयटेशन खत्म करना है, जिसकी वजह से क्या होगा? सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिसोर्सेज एंड वेल्थ, ताकि जो लोग हैं उन सबकी इनकम बराबर हो, यानी ऐसा भेदभाव किसी के साथ ना हो, सबको बराबर से रिसोर्सेज मिले या संसाधन मिले और सभी का विकास हो। यानी भारतीय संविधान और भारतीय सरकार किसी एक इंडिविजुअल पर फोकस ना करके बल्कि पूरी कम्युनिटी पर फोकस करती है। वो ये देखती है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनका कल्याण हो सके, उनका भला हो सके। तो बच्चों ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि हमारे भारत देश का जो संविधान है वो ना सिर्फ इक्वालिटी, फर्टिनिटी के लिए काम कर रहा है, बल्कि वो एक्सप्लॉयटेशन को अबॉलिश करने का भी काम कर रहा है। इसीलिए ये वर्ड सोशलिस्टिक इसमें जोड़ा गया कि कैसे समाज अच्छा होगा जब आपस में जो भेदभाव है वो कम होंगे, ठीक है, जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कम होगा, तभी जाकर एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सकती है। उसके बाद पॉइंट 7 क्या बता रहा है आपको? जैसा कि आप देख सकते हो, एनी वन पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट हैव पावर। ठीक है, यानी किसी एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होगी, सारी पावर किसी एक पर्सन के पास नहीं होगी, बल्कि इंस्टेड ऑफ एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। सबके पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका सबके लिए खुला है। एंड गेटिंग फैसिलिटीज एंड प्रोविजंस फ्रॉम द सोसाइटी, देयर इज एलिमिनेटिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर। आप देखते होंगे कि जो अमीर और गरीब वर्ग है,
यानी ये वो दो तबके हैं जो हमेशा से आपस में एक दूसरे के सामने रहते हैं, बल्कि लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि भाई रिच और पुअर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए हमने ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं जिससे किसी एक के हाथ में पावर नहीं बल्कि सभी के हाथ में अपॉर्चुनिटी होती है। पावर नहीं, अपॉर्चुनिटी यानी मौका। यानी आप खुद सोच सकते हैं कि किसी अगर आपको आर्मी में जाना है या फिर आपको राजनेता बनना है या फिर आपको कुछ भी अचीव करना है तो आप पैसे के बल पे नहीं बल्कि अपने टैलेंट के बल पे उसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बच्चों ये याद रखना है कि किसी एक इंसान के पास पावर नहीं बल्कि सबके पास अपॉर्चुनिटी होती है। क्यों? ताकि हम डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट कर सकें। तो ये 4-5 वर्ड्स अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो भी आपका आंसर अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, सो let's move on to point 8, which shows that therefore we can say that Constitution of India is a socialistic document। तो बच्चों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है और फाइनल एग्जाम्स में अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये भी हो सकता है, ठीक है, कि क्यों भारतीय संविधान को यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सोशलिस्टिक डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? हमने अभी चर्चा की कि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करता है कास्ट क्रीड कल्चर में, रिच पुअर्स के अंदर लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, जिससे ये साबित होता है कि भारत एक सामाजिक दस्तावेज है, यानी जो संविधान है भारत का सामाजिक दस्तावेज है। उसके बाद तीसरा और जो आखिरी पिलर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्युलरिज्म। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने डेमोक्रेसी चर्चा की, उसके बाद हमने जो दूसरा देखा सोशलिस्टिक। अब हम देखने जा रहे हैं तीसरा और आखिरी पिलर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सेक्युलरिज्म। अब जो ईयर मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए सोशलिस्टिक के लिए, वही ईयर आपको इसके लिए भी याद रखना है। यानी 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ यानी 42वां अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट में सोशलिस्टिक के साथ ये वर्ड भी जोड़ दिया गया जिसका नाम है सेक्युलर। ठीक है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। क्या हुआ? सेक्युलर का मतलब सर्वधर्म प्रधानम। इसे संस्कृत से हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कि जितने भी धर्म हैं भारत में, यहाँ तक कि मैं आपको संख्या भी नहीं बता सकता कि भारत में कितने धर्म हैं, वो सारे धर्मों को इक्वल स्टेटस यानी सर्वधर्म प्रधानम, यानी सबको इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल स्टेटस, और चाहे उस धर्म के जो लोग हों वो दूसरे धर्म से कम भी हो तो भी उसे उतनी ही रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, उसके त्योहारों को, उनके भगवानों को। ये चीज़ भारत पूरे विश्व को बताता है। उसके बाद इंडिया कैन नेवर बिकम वन पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सभी को पता होगा बच्चों कि भारत में करीब 60 से 70% जो आबादी है वो हिंदू धर्म की है। ठीक है, हिंदू धर्म की है, यानी हिंदुइज़्म थोड़ा मेजॉरिटी में ज़्यादा है। उसके बावजूद भी भारत में n नंबर्स ऑफ रिलीजन्स है, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे पारसीज हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, बौद्ध हों, जैन हों, इतने सारे धर्म भी भारत में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जितनी रिस्पेक्ट और हम जितनी है उसके साथ साथ उतनी इम्पोर्टेंस हमें बाकी सारे धर्मों को भी देनी चाहिए और देनी ही चाहिए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि भारत एक रिलीजियस कंट्री है जहाँ सब धर्म के लोगों को समान अधिकार मिलते हैं, चाहे वो अपने धर्म की पूजा करने से हो या फिर उसके साथ साथ उसकी जो कल्चर होता है उसके हिसाब से। यानी आप अपने धर्म के हिसाब से अपने त्यौहार बना सकते हो, अपने भगवान की पूजा कर सकते हो। ठीक है, ये साबित होता है सेक्युलर वर्ड से। सो गाइस, पॉइंट 4 shows that India does not follow any particular religion, यानी किसी एक धर्म के लोगों की बात की जाए भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ ये सर्वधर्म है, यानी सब जो धर्म के लोग हैं वो इक्वल राइट रखते हैं। इसके अलावा द कंट्री नेवर प्रमोट्स द रिलीजियस एक्टिविटी। ठीक है, यानी किसी एक रिलीजन या फिर किसी एक रिलीजियस एक्टिविटी को कंट्री जो है वो प्रमोट नहीं करता। ठीक है, किसी एक धर्म या जाति का ये देश नहीं माना जाता। ठीक है, तो पॉइंट 6
क्या कह रहा है सेक्युलरिज्म का? द कंट्री कैनॉट इन्वॉल्व एनी सेक्युलर एक्टिविटी विथ रिलीजियस एक्टिविटी। ठीक है, यानी भारत के अंदर क्या होगा, किसी एक धर्म की एक्टिविटी की जगह हम हर धर्म यानी हर त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि भारत के अंदर ईद भी पूरे हर्षोल्लास से बनाई जाती है, दिवाली भी बनाई जाती है, और किसी एक धर्म के लोग किसी एक चीज़ को फॉलो करें ऐसा भी नहीं। हम सब मिलकर खुशी खुशी सभी जो फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। द सिटीज़न ऑफ अ कंट्री हैज़ फ्रीडम टू चूज़ हिज और हर रिलीजन। बिल्कुल सही, कि कहीं ना कहीं हम सभी को ये अधिकार है कि हम अपना धर्म स्वयं चुनें, उसका पालन हम स्वयं करें। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो। द कंट्री कैनॉट डिसमिनेट्स एंड सिटीजन एंड रिलीजियस बेसिस, यानी कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लोगों का धर्म के मामले में नहीं होता। यानी हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक धर्म पर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन होता है या फिर उसकी बात नहीं सुनी जाती, चाहे वो लोग कम है या कमज़ोर है, ऐसा नहीं। हमारे संविधान के अनुसार जितने भी लोग भारत के नागरिक हैं वो किसी भी धर्म से हो, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी प्रताड़ना नहीं होगी। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, बल्कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सुनकर समझकर सॉल्व की जाएगी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 9 बोलता है इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी लोगों को जो काम करने की सुविधा है, मौका है, वो सभी को बराबर मिलेगा। दूसरा, पॉलिटिकल राइट, यानी राजनीतिक जो अधिकार हैं वो सभी को बराबर मिलेंगे, किसी एक धर्म को नहीं। कोई भी धर्म का इंसान चुनाव में खड़ा हो सकता है। टू देयर सिटीजन एंड गिवन आउट विदाउट एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी भी धर्म के आधार पर आप नेताओं को नहीं चुन सकते, वोटिंग नहीं कर सकते। लेकिन भारत में क्या है कि कोई भी धर्म के जो लोग हैं वो किसी को भी वोट कर सकते हैं, और किसी भी धर्म के जो लोग हैं वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो बच्चों, ये जो पॉइंट 9 आपने देखा वो ये बताता है कि कैसे भारत में बिना धर्म देखे ही आप पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल फ्रीडम का एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ जो पॉइंट 10 आपको बोल रहा है वो है इन दिस वे सेक्युलरिज्म इज़ द बेसिस ऑफ फाउंडेशन। कहीं ना कहीं ये एक ढांचा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सर्वधर्म समदृष्टि, या फिर हम कहें सर्वधर्म समभाव, ये एक जैसी 2 लाइन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सर्वधर्म समदृष्टि, सर्व मीन्स ऑल, धर्म मीन्स रिलीजन, यानी ऑल रिलीजन समदृष्टि, सम मीन्स इक्वल एंड दृष्टि मीन्स विजन। अगर इन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो हमें हर धर्म के साथ इक्वल विजन रखना चाहिए, एक जैसी दृष्टि रखना चाहिए। यानी एक को देखने का जो तरीका है वो दूसरे को भी, यानी अगर हम इम्पोर्टेंस हिंदू धर्म को दे रहे हैं तो वही इम्पोर्टेंस हमें दूसरे धर्मों को भी देनी है, रिस्पेक्ट एक जैसी रखनी है। समभाव मीन्स इक्वल फीलिंग, सेम फीलिंग वी हैव टू कीप, सर्वधर्म समभाव। ठीक है, सो द प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये सारे प्रिंसिपल कहाँ लिखे गए? संविधान के अंदर। सो ऑन द पर्टिकुलर रिलीजन वुड बी एंकरेज्ड इन एनी स्टेट। भाई, किसी भी राज्य के अंदर किसी एक पर्टिकुलर धर्म को आप प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रमोट नहीं कर सकते मीन्स आप ज़बरदस्ती लोगों को ये नहीं कह सकते कि आप इस धर्म के साथ जुड़ें। ठीक है, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि आप इस धर्म को ना चुनें या छोड़ दें। ठीक है, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये एक इलीगल ऑफेंस है, ये एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अपराध होगा। क्यों अपराध है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है। सो पॉइंट 13 बता रहा है आपको देयर इज़ नो प्रोहिबिशन ऑन एनी सिटीजन टू प्रोपोगेट हिज और हर रिलीजियस बिलीफ, ट्रस्ट एंड फेथ। तो बच्चों, प्रोहिबिशन मतलब रोक लगाना, नो प्रोहिबिशन मतलब रोक नहीं लगाना। किस चीज़ पर रोक नहीं लगाई? कि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, वो अपने रिलीजन को लेकर, अपने धर्म को लेकर, अपने बिलीफ को लेकर, यानी अपने विश्वास को लेकर, अपने ट्रस्ट, अपने फेथ को लेकर जो भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे हम ईद उल फितर की बात करें या फिर गुड फ्राइडे की बात करें या फिर हम महावीर जयंती की बात करें, बैसाखी की बात करें, जितने भी फेस्टिवल्स के बारे अभी मैंने नाम लिए हैं, वो सब फेस्टिवल्स को बनाने के त्यौहार को मनाने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। तो संविधान कभी भी इनके आड़े नहीं आता और कभी भी ये नहीं देखता कि किसी एक धर्म को कैसा होना चाहिए। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि भारत में सेक्युलरिज्म की वजह से
भारत में सेक्युलरिज्म की वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी बॉन्डिंग के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो में अपना अटेंशन देने के लिए। अब ये यहाँ पर आपका जो पार्ट 4 है वो ख़त्म होता है। अब तक हमने क्या चीज़ें देख ली, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए थे। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस और प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन देखा, और तीसरे और चौथे पार्ट में हमने देखा कि कैसे प्रियम्बल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके 3 पिलर्स के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें नंबर 1 डेमोक्रेसी, नंबर 2 सोशलिस्टिक और नंबर 3 सेक्युलर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो समझ में आ रहे होंगे, या फिर भी कोई डाउट, कन्फ्यूजन और क्वेरी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आखिरी बार मैं आपसे सिर्फ यही याद दिला दूं कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई एम योर एजुकेटर गौरव आर धनिक साइनिंग ऑफ टुडे। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और खुश रहिए, और इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियो का। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।